हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम होता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के समय में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है, उससे जो वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, उसका बाहर निकलना, वो उसका बनना मेटाबॉलिज्म है। और उसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होना भी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या एक्चुअली में, जैसे हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन्स का सप्लाई करना, फूड का सप्लाई होना, मतलब जो फूड डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनी उसका सप्लाई होना, ऑक्सीजन का सप्लाई होना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर सप्लाई होना, मतलब बाहर निकलना। उसके बाद यूरिन से जैसे यूरिया और सॉल्ट, ठीक है, ऐसी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, ये सभी प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ नोट्स लेकर हम इसे पढ़ते हैं एक एक कर। वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों तक O2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स आदि पहुंचाता है और CO2 तथा मेटाबॉलिक वेस्ट को, मेटाबॉलिक प्रोसेस मैंने बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बना, और जो काम का चीज़ तो बना, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बना उसका नाम है मेटाबॉलिक वेस्ट। इन्होंने लिखा है यहाँ पे, हटाने में सहायता करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और किससे होता है हेल्प? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आरबीसी के साथ में बॉडी के हर सेल तक पहुँचा था, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प किया था। ठीक है, उसके बाद CO2 बना वहाँ पे, फिर CO2 को फिर वापस बाहर निकाला गया, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। हमने जो खाना खाया उस खाना का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड बना न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ठीक है, वो ऑल सेल तक पहुंचाया गया ताकि बॉडी का रिपेयर हो सके, एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और एफिशिएंटली बॉडी वर्क कर सके। तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना। हमने आपको बताया कि जब एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू से, माइटोकॉन्ड्रिया में जब हुआ था तो उस समय CO2 भी प्रोड्यूस हुआ था। तो उस CO2 का बाहर निकलना तो ज़रूरी है ना, उस CO2 का निकलना ज़रूरी है। तो कैसे निकलेगा? वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होना। हार्मोन्स क्या करता है? हार्मोन्स बॉडी की एक्टिविटी को मैनेज करता है कि कैसे कौन सा बॉडी क्या रिएक्ट करेगा, किसी व्यक्ति का मूड, ठीक है, उसका एंगर होना, उसके बाद और बहुत सारे काम है जो बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं उसको, बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हार्मोन्स ही करता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर को, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना। मेटाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने बताया कि एनर्जी प्रोडक्शन के बाद या डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो मेटाबॉलिक के अंतर्गत आता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद, यानी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसी मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोग कहते हैं। उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सहायता करना, पूरी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। शरीर में इंटरनल बैलेंस बनाए रखना, पानी की कमी को मेंटेन रखना, और उसके बाद आपका जो भी हार्मोन सिस्टम को मैनेज रखना, इन सभी चीज़ों को पूरा मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, क्या जरूरी? सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है। शरीर में इंटरनल बैलेंस बनाए रखना, अभी हमने ये बता दिया। रोगों से रक्षा करने में सहायता करना, यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो भी खाना हमने खाया, डाइजेशन से जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड बना वो ऑल बॉडी सेल तक पहुंचा, तब तो वहाँ पे सेल काम कर सकेगा। तो ये सब है इसमें, फिर हम आगे पढ़ते हैं अभी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य भाग।
यानी कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? समझ में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है उसे हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एक कर समझते हैं। पहला क्या है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग बॉडी है। क्या है? पंपिंग बॉडी है जो पंप करता है। हार्ट पूरी बॉडी के लिए ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पूरी बॉडी के लिए ब्लड को पंप करता है हार्ट। कौन करता है? हार्ट। हार्ट के बाद कौन है? ब्लड वेजल। ब्लड क्या आता है? एक लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जो आपको लाल कलर का दिखता होगा लिक्विड, हाथ कटने के बाद जब नज़र आता है आपको तो वो ब्लड है। क्या है? ब्लड है। ये ब्लड का बहुत बड़ा रोल है पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे मेन रोल ब्लड का है। उसके बाद क्या है? ब्लड वेजल। ब्लड वेजल क्या है? ब्लड वेजल ही ना रहे, मतलब वो पाइप ही ना रहे जो ब्लड को कैरी करे, तो फिर ब्लड जाएगा कैसे? तो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेजल होता है। पहला कौन है? आर्टरेज है। क्या है? आर्टरेज। दूसरा क्या है? वेन्स है। और तीसरा कैपिलरीज है। क्या चीज़ है? कैपिलरीज। तीसरा क्या है? कैपिलरीज है। समझ में आ रही है ना आपको? अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं बहुत सिंपलेट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस हार्ट के डायग्राम मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए, फिर आपको समझ नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से मैं आपको समझाऊं, और ये मेरी पहली कोशिश है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 चैम्बर में ऊपर जो होता है ना एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही ना? अब राइट हैंड ये साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड तो राइट एट्रियम हो गया, और नीचे जो लिखा है जो ऊपर एट्रियम, नीचे क्या है? नीचे क्या है आपका? बोलिए तो वेंट्रिकल है। तो राइट हैंड साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड की एंट्री कैसे होती है? तो ब्लड की एंट्री हार्ट में कैसे होती है? तो ब्लड की एंट्री हार्ट में होती है वेना कावा के हेल्प से। वेना कावा क्या करता है? पूरी बॉडी का ब्लड को रिसीव करती है। क्या करती है? पूरी बॉडी का ब्लड को रिसीव करती है। कहाँ रिसीव करती है? राइट एट्रियम में। हार्ट के पास पहुंच आता है। तो हार्ट के पास ब्लड कहाँ पहुंचता है? हार्ट के पास ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड होता है? ये होता है इम्प्योर ब्लड। कैसा? इम्प्योर, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रही ना आपको अच्छे से ना? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। कौन करती है? वेना कावा होकर कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रियम में। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड यहाँ पंप किया जाता है। ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल है, तो ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? वेंट्रिकल में। कहाँ पहुँचता है? वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ पहुँचता है तो बीच में एक वाल्व लगी होती है। क्या लगी होती है? वाल्व। इस टाइप की वाल्व होती है। इस टाइप की। किस टाइप की? वाल्व। जब ऊपर से जैसे ब्लड नीचे की तरफ जाता है तो ये वाल्व वैसे क्या होता है? खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है, और फिर लग जाता है। ऊपर से जब ब्लड आएगा, ऊपर से आएगा तो खुल जाएगा, और लेकिन नीचे से ब्लड वापस नहीं जा सके, इसीलिए वाल्व लगी होती है इसमें। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड। बीच में क्या लगे? वाल्व, ताकि वापस ब्लड पीछे ना जा सके। ठीक है, क्योंकि फिर इसको भी पंप करना है ना, तो पंप करे तो वापस हो जाएगा ना। वापस ना हो ना, तो उसमें बीच में वाल्व लगे। तो उस वाल्व का नाम क्या है? उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर से बोले तो ट्राइकस्पिड वाल्व। बात समझ में आ रही ना आपको? ट्राइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट राइट एट्रियम में पहुंच गया है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ निकलता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। किस तरफ? पल्मोनरी आर्टरी। किसकी तरफ निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी से होकर ब्लड पहुंच जाता है किसके पास? किसके पास? लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास क्या है? लंग्स के पास ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और CO2 को देगा, ताकि वो CO2 को क्या कर सके? बाहर कर सके।
जब ब्लड पल्मोनरी की जहाँ बात होगी ना, तो आप समझ जाइए लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, ठीक है, पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को तक जाता है, यानी लंग्स को ब्लड पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी किसको पहुंचाता है? लंग्स को। वहाँ क्या होता है कि CO2 दे दिया किसको? लंग्स को। किसको? CO2 लंग्स को दे दिया और रिसीव क्या किया? O2 किया, ऑक्सीजन को रिसीव किया। कहाँ पर? लंग्स में। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे ही पल्मोनरी से लंग्स की तरफ गया तो बीच में ऑर्टिक वाल्व है। क्या नाम है? ऑर्टिक वाल्व। हमने क्या बोला? ब्लड का वापसी नहीं होना चाहिए, समझे? तो बीच में और एक वाल्व लगी है जिसका नाम है ऑर्टिक वाल्व। क्या नाम है? ऑर्टिक वाल्व। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए आप तो ब्लड रिसीव कर लिया ऑक्सीजन को और CO2 को दे दिया। अब ब्लड जाएगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल है। कहाँ पहुंचा ब्लड? एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है अभी? लेफ्ट एट्रियम में। पहले रिसीव कौन करेगा ब्लड को? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे कहाँ आया मैंने? लेफ्ट एट्रियम। तो लंग्स से ऑक्सीजन रिसीव करने के बाद वो ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स रिसीव हो गया। तो बीच में जो ब्लड वेजल है, उस ब्लड वेजल का नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। जब भी लंग्स में ब्लड रिसीव करने की बात होगी तो वहाँ पे वेन का नाम जरूर आएगा। जब भी ब्लड को लंग से बाहर निकालने की बात होगी वहाँ आर्टरी का नाम जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूरी बॉडी से जब ब्लड को रिसीव किया गया, जब पल्मोनरी वेन क्या किया? ब्लड को पहुंचा दिया कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पहुंचा ना, वो ब्लड बिल्कुल शुद्ध होगा। क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध। बिल्कुल शुद्ध मतलब उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। इस ऑक्सीजन कैरी ब्लड को लेकर पहुंच जाता है आगे की तरफ। कहाँ पहुंचता है? आगे की तरफ पहुंचेगा वो। कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल का ही पार्ट है। किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल का ही पार्ट है ये वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो पल्मोनरी वेन ने क्या किया? ब्लड को रिसीव किया। कहाँ से? लंग से। और ब्लड को पहुंचा दिया लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो बीच में एक वाल्व लगी होगी जिसका नाम होगा मिट्रल वाल्व। क्या नाम होगा? मिट्रल वाल्व, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को तो वो ब्लड बॉडी से, सॉरी लंग्स, हार्ट से बाहर निकलकर पूरी बॉडी से चला जाएगा। किसके हेल्प से? ओटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ओटा। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड को कौन कौन कैरी कर रहा है? तो ये शुद्ध ब्लड को ओटा कैरी कर रहा है और शुद्ध ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी कर रहा है, ठीक है। जबकि अशुद्ध रक्त को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कौन कैरी कर रहा है? वेना कावा कैरी कर रहा है। कौन? वेना कावा। कहाँ है? वेना कावा कैरी कर रहा है। कौन? वेना कावा। और पल्मोनरी आर्टरी। इसके पास कैसा ब्लड है? इसके पास है O2 वाला। कैसा? O2 वाला। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं? CO2 नहीं, O2 वाला। सॉरी CO2 वाला। कितना वाला? CO2। मैं कंफ्यूज हो गया था। सॉरी बच्चों, आपने सही कहा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। इसके पास ना CO2 वाला ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। वेना कावा पूरी बॉडी से रिसीव किया। उसके बाद वेना कावा के बाद राइट एट्रियम में ब्लड आया। राइट एट्रियम ने पंप किया तो ब्लड आ गया नीचे, राइट वेंट्रिकल में आ गया। बीच में वाल्व लगी हुई है, ट्राइकस्पिड वाल्व लगी है। किसकी? ट्राइकस्पिड वाल्व है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गई? कि बड़ा पल्मोनरी वेन होते हुए लंग्स पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं इस साइड में जितनी बात की गई CO2 वाली बात है, CO2 ब्लड को रिसीव कर रहा है ये सब। लेकिन यहाँ पे लंग्स जब पहुंचा तो CO2 को आउट कर दिया और O2 को रिसीव किया। और उसके बाद ये पल्मोनरी वेन, कौन? पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया? लेफ्ट एट्रियम में।
और लेफ्ट एट्रियम ने जब पंप किया तो ब्लड पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल की बात नीचे वाली और एट्रियम की बात ऊपर वाली होती है। क्लियर है? तो लेफ्ट एट्रियम ने पंप जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड ओटा होकर बाहर चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल है। ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, समझ में आ गया ना? दूसरी बात आप समझिए, वेन ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है? वेन ब्लड को रिसीव करता है, चाहे वेना कावा हो या पल्मोनरी वेन हो, दोनों क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा। चाहे वेना कावा या पल्मोनरी वेन ब्लड को रिसीव करेगा। चाहे आर्टरी हो या ओटा हो, ब्लड को क्या करेगा? वो ब्लड को पंप करके बाहर निकालेगा। हार्ट से बाहर कौन निकालेगा? आर्टरी हो या ओटा हो। समझ में आ गया ना? बात ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट की होगी तो वेना कावा, कौन कौन? वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी कर रहा है, जबकि पल्मोनरी वेन और ओटा ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी कर रहा है। बात समझ में आ गया ना? यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक रहने देते, फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।